स्टडी हब चैनल में। और आज हम हिंदी व्याकरण की व्यंजन की कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व में अपने व्यंजन को उच्चारण के आधार पर कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य में वर्गीकृत किया था। आज उसकी अगली क्लास होगी। उस अगली में हम इसके रूपों को, इसके प्रकारों को जानेंगे। हमारी जो उच्चारण की अवस्था है, उच्चारण की अवस्था में संघर्ष होता है। जीभ, श्वास और कंठ, इन तीनों का संघर्ष होता है। उस संघर्ष से शब्द पैदा होते हैं। उस संघर्ष से जो शब्द पैदा होते हैं वही यहाँ लिखे जाते हैं और वही हम पढ़ते हैं। इसमें स्पष्ट संघर्षी पहले शब्द होंगे, स्पष्ट संघर्षी। तो स्पष्ट व्यंजन इसमें कौन से होंगे? सबसे पहले स्पष्ट व्यंजन। स्पष्ट व्यंजन क से लेकर के म तक 25, पांचों वर्गों के 25 वर्ण और उसके अलावा ड़ और ढ, यानी कि जिसके नीचे बिंदी लगी रहती है। एक तो अंग होता है, एक होता है ढ, जिसमें ढ के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी लगी रहती है। ये जो हमारे 32 टोटल वर्ण हैं वो किसमें सम्मिलित होता है? स्पष्ट व्यंजन में सम्मिलित होते हैं। इसमें क से लेकर के म तक, क से म तक। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं। ये सब हमारे स्पष्ट व्यंजन के अंदर सम्मिलित होते हैं। अब स्पष्ट के भी अलग अलग रूप है। जैसे स्पष्ट का एक अलग रूप है जिसमें हमारा च वर्ग होता है। च वर्ग में क्या होता है कि जिस प्रकार स्पष्ट व्यंजन में ध्वनि हमारे मुंह से, फेफड़ों से निकलती है श्वास, और वो कंठ में आके कंठ और जीभ दोनों के बीच में टकराती है और संघर्ष करती हुई ध्वनि बाहर निकलती है, तो वो हमारे हो जाते हैं स्पष्ट व्यंजन। जब वो स्पष्ट व्यंजन हो जाते हैं और इसका अगला, जैसे दो शब्द आए थे हमारे ड और ढ, वो हमारे है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से हैं? उत्क्षिप्त। अब उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन हमारा कौन सा हुआ? ड और ढ। इन दोनों को भी स्पष्ट व्यंजन के अंदर सम्मिलित किया हुआ है। स्पष्ट व्यंजन में अपन ने पढ़ रहे हैं क से म तक, और इसमें एक स्पष्ट व्यंजन का जो मैं बता रहा था भाग, वो है स्पष्ट संघर्ष। स्पष्ट संघर्ष, इसमें हमारी जो ध्वनि निकलती है उसमें जीभ और कंठ के बीच में जो संघर्ष होता है उससे कुछ ज्यादा ही तीखी ध्वनि निकलती है, जिसमें थोड़ी रुक करके आती है। इसलिए हमें स्पष्ट संघर्षी, इसमें हमारा एक वर्ग सम्मिलित होता है, च वर्ग। अब च वर्ग एक चीज का स्पष्ट आप ध्यान रखना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग है। इसके अंदर टोटल 25 वर्ण सम्मिलित है। कितने सब वर्ण सम्मिलित है? 25। और दो हमारे ये उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। टोटल हमारे स्पष्ट व्यंजन के अंदर कितने हो जाएंगे? 27 वर्ण हो जाएंगे। अब स्पष्ट संघर्ष के अंदर हमारा च वर्ग आ गया, फिर होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, और इसी का एक और भाग है वो है नासिक्य। नासिक्य व्यंजन का मतलब जिसमें श्वास मुंह से तो निकलती है लेकिन साथ ही साथ जिसका काफी हिस्सा नाक से होकर निकलता है, तो हमारे को ये प्रकंपित, ये थोड़ी बहुत ही हो गया तो कंपन करती हुई और जिसे ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है, इसलिए उसे नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। और इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। अब 5वां वर्ण कौन कौन सा है? तो क्या 5वां वर्ण? सबसे पहले अंग, फिर णे, उसके बाद ण, न और म। ये हमारे नासिक्य व्यंजन में आते हैं। किसमें आते हैं? नासिक्य व्यंजन में। तो स्पष्ट व्यंजन हो गया, स्पष्ट व्यंजन के अंदर स्पष्ट संघर्षी हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया और नासिक्य व्यंजन हो गया। एक इसमें होता है ईषत् स्पष्ट। ईषत् स्पष्ट, इसका मतलब है अर्धस्वर भी कह सकते हैं इसको। क्या? अर्धस्वर, यानी कि कुछ एक व्यंजन ऐसे हैं अर्धस्वर बोले तो आधे स्वर की तरह, उसमें बहुत मतलब श्वास कम खर्च होती है। जैसे अ में क्या होता है? अ में सीधी हवा निकलती है, उसमें ज्यादा रुकती नहीं। इसी प्रकार उस ये और वह बोलते हैं तो उसमें ज्यादा हवा नहीं रुकती है। और
जिस प्रकार स्वरों में बिल्कुल हवा नहीं रुकती, इस प्रकार य और व में बहुत कम, इन बाकी सभी व्यंजनों की तुलना में बहुत कम हवा रुक करके बाहर आती है, इसलिए उन्हें ईसद स्पष्ट या ईसद स्पष्ट यानी कि इनका संघर्ष कम होगा। स्पष्ट स्पष्ट का मतलब है संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। तो ईसद स्पष्ट या अर्धस्वर, इसके अंदर हमारे दो सम्मिलित होते हैं, ये और व। ठीक है, इससे अगला हमारा होता है लुंठित वर्ण। कौन सा होता है? लुंठित। लुंठित वर्ण, इसको प्रकंपित ध्वनि भी कहा जाता है। कैसी ध्वनि? प्रकंपित ध्वनि। प्रकंपित, प्रकंपित यानी कि कंपन करती हुई ध्वनि बाहर निकलती है। जैसे र, जीभ र बोलिए, र बोलते तो अपनी जीभ कंपन करती है, इसीलिए लुंठित वर्ण कौन सा है हमारा? र। ये हमारा कौन सा हो गया? लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण बोले तो प्रकंपित ध्वनि, जिसमें हम बोलते हैं तो बोलते हुए कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। तो अब लुंठित वर्ण में र आ गया, र बोलेंगे, र, ये हो गई लुंठित। और इससे अगला हमारा है पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनि या व्यंजन। पार्श्विक ध्वनि में कौन सा होता है? ल। ल किस प्रकार? पार्श्विक ध्वनि, ल को बोली, जब अपन ल को बोलते हैं तो ध्वनि है वो जीभ के दोनों पार्श्व, दोनों साइड से हवा बाहर निकलती है। लो, लो, जीभ ऊपर टकरा के आगे हुआ भाग, दोनों भाग खुले हो गए, हवा दोनों तरफ से निकली, यानी कि पार्श्विक ध्वनि हमारी कौन सी होगी? ल। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा स्पष्ट व्यंजन क से में टोटल कितने? 25। स्पष्ट संघर्षी, ये इसी का च वर्ग इसका भाग है। उत्तक्षिप्त व्यंजन ढ और ढ, ये भी स्पष्ट संघर्षी का ही भाग है। और इसमें अलग अलग पूछ लिया जाता है, ये इनके अलग नाम है। जैसे नासिक के व्यंजन है, ये भी स्पष्ट व्यंजनों का ही भाग है। ईसद स्पष्ट है, वो उनसे अलग है, वो फिर आगे आ जाता है। अब इसमें अपन ने पढ़ा स्पष्ट व्यंजन क से म तक 25, और स्पष्ट व्यंजन में ये भी शामिल है साथ में। इस चीज को स्पष्ट ध्यान रखना, ये स्पष्ट व्यंजन है। 27 टोटल कितने हैं? 27। नासिकीय व्यंजन ये इसी का भाग है, बार बार गिनने की आवश्यकता नहीं, ये नई चीज थी इसलिए इसके साथ में नहीं। अब नासिकीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण हो गया। ईसद स्पष्ट अर्थ स्वर जिसमें बहुत कम हवा रुकती है और बाहर निकल जाती है, वो ये हो गए। फिर लुंठित वर्ण जिसमें ध्वनि प्रकंपित होती है, कंपन करती है जीभ बोलते वक्त, तो वो र हो गया। पार्श्विक ध्वनि जिसमें दोनों साइड से हवा निकलती है और उच्चारण करते समय, तो वो हमारा ल हो गया। और इससे आगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्पष्ट व्यंजन हमारा जो है उसे स्फोटात्मक ध्वनि भी कहा जाता है। कैसी ध्वनि? स्फोटात्मक ध्वनि। स्फोट बोला तो विस्फोट, स्फोट का मतलब हवा यूं संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है, उसमें मतलब हवा को काफी कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, इसीलिए स्फोटात्मक ध्वनियां भी कहा जाता है स्पष्ट। अब अपन ने स्पष्ट ध्वनियां पढ़ ली और स्पष्ट संघर्ष की पढ़ ली, जो उसका ही भाग था। उत्तक्षिप्त पढ़ ली, नासिकीय पढ़ ली, और उसके बाद हमने पढ़ी अर्धस्वर या ईसद स्पष्ट, और उसके बाद लुंठित ध्वनियां पढ़ ली। और लुंठित ध्वनियों के बाद जिसमें प्रकंपित र के साथ ध्वनि निकलती है, और उसके बाद अंत में पढ़ा था पार्श्विक ध्वनि, और पार्श्विक ध्वनि के बाद हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब यह हुआ कि उसमें हमारे हवा है वो बहुत कम संघर्ष करती है, और यूं कहे वो आदि स्वरों के समान होते हैं। तो उनमें एक तो हमारा हो गया ये व, र और ल, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में
श, श, स, ये शामिल होते हैं। कैसे? इसमें अपन देखते हैं उस व्यंजन में स और स तीनों एक ही नहीं है। श, इसका उच्चारण श, ये कहां से बोला जाता है? तालु से, ये मुर्दा से, और ये बोला जाता है धातु से, श, स, और इसका चौथा अक्षर है वो ह। इसे संघर्षी ध्वनियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघर्षी ध्वनि। संघर्षी ध्वनियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो संघर्ष करती हुई निकलती है और वो गर्म हो जाती है, इसीलिए इनको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। जब संघर्ष ज्यादा होता है, कोई भी चीज जैसे अपन कोई कार्य करते हैं, अगर वो कार्य कठिन हो, तपस्या करनी पड़ती है। अगर गर्मी में कहीं जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कभी नहीं चले तो भी अपन को पसीना आता है। कई बार कोई भी काम जैसे अपन करते हैं तो उसके लिए हमें तपना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जिस प्रकार एक उदाहरण के रूप में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई तरीका होना चाहिए व्यक्ति का, जब भुट्टा, मक्के का भुट्टा जिसे आप सब जानते हैं, 5 रुपए का होता है कच्चा, और जब तपता है आग में तो उसकी कीमत 20 रुपए हो जाती है। उसको और तपाया जाता है, उसको खोला जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसे गरम, जिसमें जिसे अपन कहते हैं वो नमक, उस नमक में उसको तपाया जाता है पूरी तरह से। तो क्या होता है? उसके पॉपकॉर्न बन जाते हैं और उसकी कीमत उनसे भी ज्यादा हो जाती है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जब संघर्ष करती हुई ध्वनियां बाहर निकलती है तो इनको उष्ण मैंने इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जब ये बोलेंगे तो हमारी जो हवा निकलेगी मुंह से, जो ध्वनि निकलेगी, उसमें गर्मी का प्रभाव होगा, इसीलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब इसका अगला भाग अंतस्थ व्यंजन हो गए, य, र और उष्ण व्यंजन श, श, ह। इन्हें संघर्षी ध्वनियां भी कहते हैं। और अब है श्वास के प्राण के आधार पे, प्राण यानी कि श्वास की जो वायु, श्वास का कार्य होता है, उसके आधार पे भी इसके दो भाग हैं। एक तो है महाप्राण, प्राण के आधार पर, एक तो है महाप्राण ध्वनियां। कैसी ध्वनियां? महाप्राण ध्वनियां। और दूसरी है वो अल्प प्राण। अब महाप्राण में कौन कौन सी सम्मिलित है? महाप्राण ध्वनियों में वो सम्मिलित हैं जिनमें आपको बता दें, अंग्रेजी शब्द जब आप लिखते हो, क के लिए क्या लिखते हो? के, और ख के लिए क्या लिखा? के एच, ग के लिए जी ए, घ के लिए जी एच। ठीक है? क के लिए के ए लिखा, ख के लिए के एच लिखा। तो एक बात स्पष्ट ध्यान रख लीजिए, जिसके अंदर एच सम्मिलित होता है वो महाप्राण ध्वनियां होती है। यानी कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, कौन सा? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किसमें सम्मिलित होते हैं? महाप्राण ध्वनियों में सम्मिलित। अब महाप्राण ध्वनियों में दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। दूसरा और चौथा कौन सा? जैसे पहला ख, घ, फिर च, स, छ, ठ, ढ, थ, ध, फ,
10 ध्वनियां होगी टोटल। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वो किसमें सम्मिलित होता है? महाप्राण ध्वनियों में। इनके अलावा इसमें सम्मिलित होता है ह। इनके अलावा ह सम्मिलित होता है और एक म और न, ये भी महाप्राण ध्वनियों में सम्मिलित होता है। जैसे म से मारे या, और न कहना, जिन्हा, मोहम्मद अली जिन्हा, मह। तो ह, मह और नह ये ध्वनियां भी किसमें सम्मिलित होती है? महाप्राण में सम्मिलित होती है। यस। इनके अलावा ह, म, न और एक हमारी ध्वनि होती है ध, ये भी किसमें सम्मिलित है? महाप्राण। तो महाप्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णन है। प्राण के आधार पर, प्राण बोले तो श्वास, इस प्राण का मतलब है श्वास, ये श्वास की मात्रा है, उस आधार पर महाप्राण ध्वनियां। और इनके अलावा समस्त शेष अल्प प्राण। अब समस्त शेष में कौन कौन सी आएगी तो मैं आपको बता दूं। अल्प प्राण, जिस प्रकार प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा इसमें आ गया, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये किस में आ जाएंगे? हमारे अल्प प्राण में आ जाएंगे। उसके अलावा और पीछे कौन से रह गए? हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ। उनके अलावा हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में केवल श, श और स, ये तीन ही आएंगे क्योंकि ह इसमें शामिल है ऑलरेडी। ह है वो महाप्राण है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन है वो हमारे किस में शामिल हो जाएंगे? अल्प प्राण में शामिल हो जाएंगे। ये हमारा अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। एक बार इसे देख लीजिए। यस। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन और स स स और इनके अलावा विसर्ग भी इसमें शामिल होता है। अब अपन इसका अगला, ये हमारे प्राण के आधार पे, श्वास की मात्रा के आधार पे वर्णन था महाप्राण और अल्प प्राण। और इसका एक स्पष्ट उदाहरण याद रखना, अगर कोई इन पांचों में से आ जाए, पांच जो वर्ग है क से लेके क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इनमें हमेशा अंग्रेजी के अंदर जिसमें एच शामिल होता है ये बड़ा, वो हमेशा ध्वनि महाप्राण होगी। इस बात को स्पष्टता ध्यान रखना। रीट में ऐसे कई बार सवाल पूछे जाते हैं और इसमें अगर अपन कंफ्यूज हो जाए तो ये हमारी सी ट्रिक का है या उसका उदाहरण का है। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाई एच को आप याद रखोगे, एच के आधार पे क्लियर हो जाएगा। 2018 की रीट में ये सवाल पूछा गया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी स्वर तंत्री होती है, जो हमारी स्वर तंत्री में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर जो हमारे व्यंजन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 नाद। जब हमारी ध्वनि फेफड़ों से श्वास निकलती है और व्यंजन का उच्चारण करती है तो काकले से होके जब आगे निकलती है तो उस वक्त हमारा जो स्वर तंत्र होता है, उस स्वर तंत्र के अंदर कंपन होता है और उस कंपन को अपन कहते हैं नाद। इसका दूसरा नाम है घोष, तीसरा नाम है सघोष, यानी कि घोष सहित। एक ही चीज है, नाद, घोष, सघोष। इसके अंदर हमारे सभी स्वर, समस्त स्वर इसमें सम्मिलित होते हैं। कौन से? समस्त स्वर। कितने स्वर हैं? 11। समस्त स्वर इसमें सम्मिलित होते हैं
और दूसरी बात, इसके अंदर 22 व्यंजन होता है। 22 व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बोले तो य, व, र, ल। एक बात आपको बता दो, य, व, र, ल मैं बार बार लिख रहा हूं। हमारी संस्कृत निष्ठ प्रणाली, हिंदी का आगमन संस्कृत से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, तो य, व, र, ल ये हमेशा इसका क्रम यही रहेगा। कई बार इसका क्रम पूछ लिया जाता है, और ये भले ही इस हिंदी में काम आए या ना आए, लेकिन संस्कृत में भी ये काम आने वाली चीज है। जब ये होता है इस य वर्ग का, तो इसका उच्चारण है अंतस्थ व्यंजनों का, इनका क्रम है वो य, व, र, ल यही रहेगा, और अपन को पढ़ाया जाता है य, र, ल, व। इसलिए थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन य, व, र, ल इसका सही और स्पष्ट क्रम है। ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन, और इनके अलावा इसमें एक सम्मिलित होता है ह। कौन सम्मिलित होता है? ह। टोटल प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग, 5 तरी 15, 15 और ये 4 19, 19 और एक ये हो गया 20, और इसके अलावा 2 और वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन। जो उत्क्षिप्त व्यंजन थे वो भी इसके अंदर सम्मिलित हैं, ड और ढ, जिनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती। अपने पीछे वो पढ़ लिया है। तो ये हमारे किसमें सम्मिलित हो गए? घोष या सघोष वर्णों। सभी स्वर, एक चीज हमेशा याद रखना, समस्त स्वर है वो सघोष में शामिल होते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा भाग है वो है अघोष। अघोष में अघोष वर्णों में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का, वहां पे कितना हो गया था? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीसरा, चौथा और पांचवा हो गया था। तो यहां पर प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। अब वर्ग कितने? 5 वर्ग। इस चीज का स्पष्ट ध्यान रखना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कहीं ऐसा ना हो समझ नहीं आ कौन सा वर्ग। अब वर्ग वो वाला ना समझ बैठेगा, ये वर्ग गणित में होता है, तो ये वर्ग ना समझे। हमारे हिंदी के अंदर 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, टोटल कितने हो गए? 10। इनके अलावा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के भी सिर्फ 3 शब्द, श, श, 13 और प्लस विसर्ग। ये किसमें सम्मिलित होते हैं? अघोष। सघोष, जिनका नाद घोष थोड़ा आवाज तेज होती है, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा होता, क, ख बोला, एक बोला, ग, घ, क, ख में स्वर तंत्री का कंपन कम हुआ, लेकिन यहाँ पे आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हो। क, ख, ग, तो ग में थोड़ा कंपन ज्यादा होगा। घ, अंग, च, स, ज, झ, णे। तो ये कंपन के आधार पे, स्वर तंत्री में जो कंपन होता है उसके आधार पे इसके 2 प्रकार हैं, सघोष और अघोष, या घोष या अघोष कोई भी कह सकते हो, नाद या अघोष भी कह सकते हो। और सघोष के अंदर हमारे समस्त स्वर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, और अघोष वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। ऊष्म व्यंजन में स ये 3 ही होता है, क्योंकि ह उसमें ऑलरेडी सम्मिलित है, और एक इसमें और सम्मिलित होता है विसर्ग, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने 14 व्यंजन होते हैं, उसमें 22 व्यंजन प्लस 11 स्वर होते हैं। इनके अलावा अब हमारे जो चीज पीछे बची है वो है शुक्त व्यंजन या शुक्त अक्षर। उन्हें शुक्त अक्षर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और शुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। शुक्त व्यंजन, जिस प्रकार अपन शुक्त स्वर पढ़े थे उसी प्रकार शुक्त व्यंजन है। शुक्त स्वरों में 2 स्वरों का मेल था, और यहाँ पर स्वर और व्यंजन का भी मेल हो सकता है। और इसी के साथ
दो व्यंजन होंगे तभी वो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा, नहीं तो प्रत्येक यूं तो व्यंजन संयुक्त कहलाए क्योंकि उसके अंदर अ तो प्रत्येक पर सम्मिलित है स्वर को, लेकिन दो व्यंजनों का होना जरूरी है। जैसे क्ष, हमारे इसमें चार हैं क्ष, जिसका क हलंत धन, श हलंत धन अ, त्र त हलंत र हलंत अ, ज्ञ ज हलंत य हलंत अ, और स्र, जिसमें स हलंत र हलंत और अ, ये हमारे क्या हो गए संयुक्त व्यंजन। अब इन संयुक्त व्यंजनों के अलावा कुछ विशेष बातें, जैसे जिसमें आपको कुछ तो बता दी है कि भाई उत्तक्षिप्त व्यंजन और ना से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, और उसके अलावा कुछ फारसी शब्द हैं। कैसे शब्द? फारसी शब्द जो हमारे इस हिंदी में सम्मिलित है, जिन्हें आगत वर्ण भी कहते हैं, और आगत वर्णों में उत्तक्षिप्त भी शामिल है। और अयोग्य वर्ण अपन ने पढ़ लिए, तो ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। अब आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक सारणी इसकी पूरी टेबल बताता हूं, जिसके माध्यम से आपके सारे वर्ण है वो क्लियर हो जाएंगे। यस। तो ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन, जिसमें चार है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो आज की ये हमारी क्लास वर्णों की और व्यंजनों की यहीं समाप्त हुई। वर्ण और व्यंजन टोटल 52 है, जिसमें 41 व्यंजन और 11 स्वर है। दो अयोग्य वर्ण है जिसमें अंग और आपको बता दिए गए हैं। तो आज की इस क्लास की समाप्ति से पूर्व एक बात स्पष्ट आप ध्यान रखिए, ये कक्षाएं खास तौर से रीट और पटवार भर्ती के लिए लगाई जा रही है। रीट और पटवार के अंदर जो आपकी हिंदी आएगी, उस हिंदी का एक विस्तृत रूप, एक विश्लेषित रूप, एक संश्लेषित रूप, एक परिमार्जित रूप आपके सामने रखा जाएगा, और उस रूप को आप लेकर के जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपका कोई भी सवाल किसी भी स्तर का क्यों ना हो, आपकी दिमाग, आपकी नजर, आपकी दृष्टि और आपकी सहजता और आपकी प्रतिभा से अछूता नहीं रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।